नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हमारी खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम, और इन 5 शहर 5 खबर में हम तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली खबर होगी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर सत्ता विपक्ष में हुई जुबानी जंग की। दूसरी खबर होगी प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के नए अपडेट की। तीसरी खबर अमृतपाल को लेकर देहरादून में एनआईए की कार्यवाही की होगी। चौथी खबर होगी नौकरी के बदले जमीन लेने में लालू फैमिली से सीबीआई और ईडी की पूछताछ से जुड़ी। तो पांचवी खबर में बात करेंगे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। लोकसभा की सदस्यता गंवाने के एक दिन बाद शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मोदी अडानी रिश्ते पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि वो सवाल पूछते रहेंगे और उन्हें इससे डर नहीं लगता। जब उनसे माफी को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर से सावरकर का जिक्र किया, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गांधी कभी माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सारे हमले बोले गए। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी कभी माफी नहीं मांगता। तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद ये पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए राहुल गांधी एक दिन बाद, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हमले बोले भारतीय जनता पार्टी पर। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं कभी माफी नहीं मांगता, गांधी माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं। इसके साथ साथ मोदी और अडानी के रिश्ते पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। तो शनिवार को यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीएम मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते नजर आए राहुल गांधी, और इस दौरान मोदी अडानी रिश्ते पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि वो सवाल पूछते रहेंगे, उन्हें इससे डर नहीं लगता। जब उनसे माफी को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर से सावरकर का जिक्र किया, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गांधी कभी माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं। यह बात राहुल गांधी ने कही। तो केरल के वायनाड से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो रमाकांत गोस्वामी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जयपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। रमाकांत, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने की ओर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और अपनी चुप्पी तोड़ी है उनकी जो लोकसभा की सदस्यता गई उस पर। फिलहाल क्या अपडेट, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की, कैसे अपने आप को डिफेंड करेगी? रमाकांत, राजस्थान में सभी जगह कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन जारी है। कल भी राज्यपाल का घेराव किया था राजभवन का कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित राजस्थान प्रभारी उपेंद्र रंधावा और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। फिलहाल अशोक गहलोत तो दिल्ली के लिए रवाना कल शाम को ही हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर भी मीडिया को ब्रीफ किया और कहीं ना कहीं मोदी पर आरोप लगाए। जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में बताया है, अशोक गहलोत जी ने बयान दिया है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला अब राजस्थान में हर शहर पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करने लग रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनाव होने वाले और 2024 उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, गांधी कभी माफी नहीं मांगता। क्या ये अहंकार की ओर इंगित कर रहा था रमाकांत राहुल गांधी का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है उसको देखकर उन्होंने आज डरो मत करके एक ट्विटर पे भी उन्होंने पोस्टर लगाया है। जिस तरह से वो बार बार वीर सावरकर का बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो कहीं ना कहीं राजस्थान में 50 से ज्यादा सीट पर 55% ओबीसी वोट है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का प्लान भी इस पर तैयार हो चुका है। और ओबीसी वोटों को साधने के लिए, क्योंकि 2024 में चुनाव है लोकसभा के भी और राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, और कहीं ना कहीं ओबीसी के वोटरों को लुभाने के लिए एक तरह से पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं ओबीसी की तरफ मोड़ दिया गया और ओबीसी को वोट साधने के लिए पिछले दिनों मोदी जी 2 बार सभा भी कर चुके हैं राजस्थान में। जी ठीक है। रमाकांत, वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पास खड़े हैं आप जयपुर में, और नजारा भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस वक्त राजस्थान में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? कैसे कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर रही है राहुल गांधी को, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है राजस्थान में?
बिल्कुल, राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन जोर पर जारी है और कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान जो प्रभारी है विनय मिश्रा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और कहीं ना कहीं इस विपक्ष भी हमलावर हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक तरफ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी अंदेशा है कि कहीं न कहीं लोकसभा की जो सदस्यता उनकी गई है उसको लेके कांग्रेस पार्टी एकजुट ना हो जाए और सहानुभूति का डर भी पता नहीं लग रहा है बीजेपी को। ठीक है, और इसके साथ साथ बात सामने आ रही है कि अपीलीय कोर्ट में राहुल गांधी जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है अपीलीय कोर्ट में जाने की, क्योंकि जो सवाल उठाए थे कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पवन खेड़ा को लेकर तुरंत आधे घंटे में आप कोर्ट चले गए, वहां से बेल ले आए, लेकिन राहुल गांधी को लेकर अब तक कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया है कांग्रेस ने? तो इसके पीछे की क्या रणनीति मानी जाए कांग्रेस पार्टी की, रमाकांत? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी पर जिस तरह का जो हमला हुआ है लोकतंत्र को खतरे को दिखाते हुए, और वो पार्टी सहानुभूति का एक पूरा मतलब सहानुभूति एक दिखाना चाहती है और जिस तरह से वो जनता के सामने ये कह रही है कि जिस तरह से आज पोस्टर ट्विटर पे लगाया डरो मत, जिस तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो स्पष्ट रुख नजर आ रहा है कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी को एक तरफ करते हुए और वो एक अपना पूरा एक सहानुभूति का सिस्टम विपक्ष को एक करने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे मामले पर जब अरविंद केजरीवाल वाला मामला हुआ, मनीष सिसोदिया को जेल हुई और इस पूरे मामले पर विपक्ष ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पर जो वाकया हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। आगामी चुनाव है 2024 से, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस पूरे वाकये से फायदा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की करीबी 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों महिलाओं को शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार में देखा गया था। शूटर्स को पकड़ पाने में नाकाम पुलिस ने शाइस्ता की घेराबंदी तेज कर दी है। जल्दी शाइस्ता पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाया जा सकता है। अतीक के ड्राइवर और मुंशी से पूछताछ के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस हत्याकांड में शाइस्ता की बड़ी भूमिका रही है। शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है, लेकिन फिलहाल शाइस्ता कानून के लंबे हाथों से अभी दूर है और शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार की जा रही है। 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया है जो शाइस्ता की करीबी बताई जा रही है, लेकिन शाइस्ता अभी पुलिस के शिकंजे से काफी दूर है। तो स्वीटी दीक्षित हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। स्वीटी का रुख कर लेते हैं। स्वीटी, एक बड़ा सवाल जो लगातार खड़ा हो रहा है कि भाई कहां है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, प्रयागराज पुलिस ने, और तैयारी यह है कि अब इस इनाम की राशि को और बढ़ाया जाए। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी कानून के लंबे हाथों से दूर। स्वीटी जी शिवम, एक नहीं कई बड़े सवाल जो है खड़े होकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 महिला जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है वो चुनाव प्रचार में शाइस्ता के साथ सहयोगी थी। वो चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। बता दें मेयर पद का चुनाव जो शाइस्ता लड़ रही थी उसमें इनकी वीडियो साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसके बाद से लगातार पुलिस ने कवायद तेज किया। कवायद तेज होने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कई जगहों पर नाकाबंदी करने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इसकी इस मामले में जल्द से जल्द और एक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए इन दोनों महिलाओं से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और ये उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शाइस्ता परवीन है कहाँ, जो इतने दिनों तक अभी गायब है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पोस्टर भी जारी करवाने की बात की गई थी। अब ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि शाइस्ता पे जो 25,000 रुपए का इनाम घोषित है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक के बाद एक कवायद पीडीए की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से लगातार तेज होती जा रही है कि किस तरीके से उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसको लेकर लगातार प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से कोशिश करी है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन उनके हाथ लग जाए। हालांकि देखा था पिछले दिनों किस तरीके से अतीक अहमद के कार्यालय पे भी छापेमारी की गई थी, उस दौरान भी कई लोग जो है उनके गिरफ्तार में आए थे। उस समय हमने भी देखा था किस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार ये कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो करीबी है उनसे कुछ ना कुछ उगलवा दे और उनसे ये पूरी तरीके से निकलवाने की कोशिश करे कि आखिर शाइस्ता परवीन अभी कहाँ है। क्योंकि शाइस्ता परवीन का इस पूरे हत्याकांड में एक अहम रोल निकल के ये सामने आया है, क्योंकि जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था 24 फरवरी को,
उस दिन के पहले का वीडियो, 5 दिन के पहले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें शाइस्ता परवीन उन शूटरों से बात करते हुए नजर आ रही थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस की तरफ से एक कवायद तेज होती गई कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को अगर पकड़ लिया जाए तो एक बड़ी कड़ी तक, एक बड़ी मुजरिम तक जो है हम पहुंच पाएंगे, जिसके चलते लगातार पुलिस की तरफ से यही कोशिश अभी तक भी की जा रही है। तमाम जगह नाकाबंदी लग चुकी है और शाइस्ता परवीन को पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। दोनों महिलाओं को जो पकड़ाया गया है उनसे काफी कुछ पूछा जा रहा है पुलिस की तरफ से, लगातार एक के बाद एक बड़े दबिश दिए जा रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले में जो है एक के बाद लेकिन एक, स्वीटी क्या माना जाए, कोई बड़ा संरक्षण प्राप्त है क्या शाइस्ता परवीन को? क्योंकि देखिए 24 फरवरी को हत्याकांड हुआ था और आज 24 फरवरी है, माफ कीजिएगा 24 मार्च है, एक महीने पूरा कंप्लीट हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन ना तो शाइस्ता परवीन का पता, ना गुलाम का पता, ना गुड्डू बमबाज का पता, ना अतीक के बेटे असद का पता। इनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक महीने बीत जाने के बाद आखिर प्रयागराज पुलिस के हाथ खाली क्यों है? आखिर क्यों अभी तक प्रयागराज पुलिस किसी भी मुजरिम को नहीं पकड़ पाई? संरक्षण की बात की जाए तो इसका खुल के किसी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में देखिए शुरू से बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेरती आई है कि इन सब जितने भी ठीक है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी स्वीटी कि आखिरकार कानून के लंबे हाथों से कितना और बच पाते हैं ये हत्या के तमाम आरोपी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को स्वीटी से साझा करने के लिए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, वो शहर दर शहर अपना ठिकाना बदल रहा है। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल की एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ये फुटेज पटियाला की है। यह फुटेज एक महिला के घर के पास की है। यहां पर उसे एक एक्टिवा प्रोवाइड कराई गई थी। सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल सिंह फोन पर बात करता हुआ भी दिखा रहा है। एनआईए ने राजधानी देहरादून से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये महिला काफी समय से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई थी। एनआईए ने महिला से पहले उसके घर की पूछताछ की, उसके बाद उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। हालांकि महिला की गिरफ्तारी हुई है या फिर केवल पूछताछ के लिए ले जाया गया है, इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस ने नहीं बताई है। अभय कैंतुरा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अमृतपाल का वो उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। अभय, क्या है पूरी खबर, एक बार विस्तार से आप बताइएगा। अभय, बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि भगोड़े अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्टों में पहले से ही अलर्ट जारी है। इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में पुलिस का जो खुफिया तंत्र हो लगातार यहाँ पर अपनी निगरानी कर रहा है। सभी सोशल मीडिया के जो पेजेज हैं उन पेजों पर लगातार पुलिस की तरफ से निगरानी बढ़ती जा रही है। कहीं पर भी अगर कोई इस तरह की गतिविधियों की आशंका पुलिस को नजर आती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाने के निर्देश पहले से ही डीजीपी की तरफ से दिए जा चुके हैं। ये इस बीच में ये कह सकते हैं कि भगोड़े अमृतपाल की एक करीबी जो महिला मित्र है उसकी देहरादून में एनआईए की जो टीम थी उनकी तरफ से पूछताछ के लिए ले जाने की खबर यहाँ पर आ रही है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार इस बात के यहाँ पर मना की जा रही है कि एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी और किसी महिला को वो अपने साथ गिरफ्तार करके यहाँ से ले गई है, पूछताछ के लिए ले गई है। पुलिस अलबत्ता इस बात की जरूर यहाँ पर आशंका जता रही है कि जो अलर्ट 3 डिस्ट्रिक्टों में हुआ, जिसमें देहरादून जनपद है, हरिद्वार जनपद है और उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर लगातार पुलिस अपनी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रही है। जो चौकसी निगरानी है उसको लगातार बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है। लेकिन एनआईए की तरफ से किसी महिला को यहाँ से ले जाया गया, इसके अभी तक पुलिस की तरफ से ना कोई पुष्टि की गई है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है उसमें यह है कि एनआईए की टीम देर रात यहाँ पर पहुंची थी राजधानी देहरादून। लेकिन अमृतपाल का उत्तराखंड में भी छुपे होने का अंदेशा सामने आ रहा है। इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं अब है कि उत्तराखंड में भी छिपा हो सकता है अमृतपाल। इसको लेकर पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, कोई बयान दिया है, स्टेटमेंट? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसे कनेक्शन या उनकी गिरफ्तारी की कोई खबर यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, जो पुलिस विभाग के जो सूत्र बता रहे हो यही है कि अमृतपाल से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है वो उधम सिंह नगर जनपद से बताया जा रहा है। और यहाँ पर उनके छिपे रहने या उनके करीबियों के रहने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। और लगातार जो खुफिया तंत्र है पुलिस का, जो LIU है या दूसरे जो इंटेलिजेंस वाले हैं, IB वाले हैं, वो लगातार उस चीज की वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से चौकसी यहाँ पर बरत रही है। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं, खबरें लगातार यहाँ पर चल रही है, जो सुर्खियां लगातार यहाँ पर आ रही है, ऐसे में उत्तराखंड से भी अमृतपाल का कनेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से इस महिला मित्र के ने अमृतपाल के करीबी महिला यहाँ से गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया आपका है तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में, यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को यानी कि 25 मार्च को फिर से पूछताछ की है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के साथ साथ सीबीआई ने भी शनिवार को लालू परिवार के 2 सदस्यों से पूछताछ की। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंची, तो दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे, जहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब स्कैम में इससे पहले केंद्रीय एजेंसी लालू यादव, राबड़ी देवी समेत कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इसी मामले में ईडी ने बीते दिनों बिहार, दिल्ली, यूपी में लालू परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई दस्तावेज, कैश के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई थी। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दिनकर का रुख कर लेते हैं। दिनकर, लैंड फॉर जॉब स्कैम लगातार परत दर परत खुलता जा रहा है और लालू परिवार की लग रहा है मुश्किलें कम नहीं हो रही। मीसा भारती और लालू यादव को बेल तो मिल गई, लेकिन अब तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो गई है। क्या अपडेट फिलहाल? शिवम, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज शनिवार को जैसे ही आज तेजस्वी यादव आज ईडी सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, उसके बाद लगातार आरजेडी का प्रदर्शन शुरू हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले मीसा भारती को ईडी ने समन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर हमलावर है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस वक्त की घोटाले की आप बात कर रहे हो, उस वक्त मैं उम्र के लिहाज से इनसे नीचे था, इसलिए ये कहीं ना कहीं फंसाने की राजनीति है। वहीं उन्होंने आज बोला कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो भी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहा है उसको सरकार दबाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही आज लंच ब्रेक हुआ, तेजस्वी यादव डायरेक्टली वहां से सीबीआई दफ्तर से निकलते हैं और सीधे अपनी बीवी से मिलने अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं। इस दौरान आपको देखने को मिला कि चाहे वो पटना हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं, हमारे नेता को फंसाने की साजिश कर रही है बीजेपी। लेकिन इसके साथ साथ क्या लग रहा है, क्या मतलब जैसे कि कल विपक्ष एकजुट हुआ दिल्ली में जी, और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो तलवार लटक रही है लालू परिवार पर, क्या इसको भी भुनाने की कोशिश की जाएगी 24 के चुनाव के मद्देनजर? दिनकर, क्या नजर आ रहा है कि विपक्ष पर एक तरीके से जो एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है उसको विपक्ष अपने ओर भुनाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीआरएस हो, टीएमसी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, हर जगह एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। तो हालांकि इस पे सरकार का अपना पक्ष है कि एजेंसी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है शिवम, और जनता भी ये जानती है कि किस तरीके से हर समय पर सरकारें आती रहीं और एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही हैं। अब इसको लेकर विपक्ष एक प्लेटफॉर्म बना पाता है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ मोमेंट बदलते दिख रहे हैं। एक तरफ सवाल तब खड़े होते हैं जब सियासत के जो जानकार हैं और जो तजुर्बेकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, जब गठबंधन नहीं था तब तो सब ठीक चल रहा था, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, तो अब गठबंधन छूटा, आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, 24 का चुनाव सर पर है, तो आप ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब भिजवा रहे हैं, ये कहां तक न्याय संगत है? जी बिल्कुल, जानकार कह रहे हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब तक साथ में थे तब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। हाँ। वहीं एक बात गौर करने के वाली बात है, लालू परिवार पे लगातार अटैक हो रहा है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। कल जब राहुल गांधी पर जब ये मामला सामने आया, उनको सदस्यता उनकी गई, उसके बाद भी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार गाहे बगाहे कुछ दिनों से लगातार बयान दे रहे थे कि हम कांग्रेस को साथ लाना चाहते हैं, कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार साइलेंट मोड पे जा रहे हैं। अब इसकी क्या मंशा है नीतीश की, वो जल्द सामने आ सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। उनकी बहन मीसा भारती को भी अब ईडी ने फिर से समन भेजा है। बहुत शुक्रिया आपका दिनकर, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश की जनता के सामने बीजेपी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने 6 साल में प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदलने का काम किया है। अब यूपी की पहचान उपद्रवियों से नहीं, उत्सवों से है। अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं, बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमने नया यूपी बनाया है। 6 साल पहले लोग कहते थे कि यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता, पर आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर, पहली जगह पर बना है। चंदन वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन का रुख करते हैं। चंदन, 6 साल बेमिसाल,
ये दावा तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। चंदन, और देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से योगी सरकार का ये जो कार्यकाल है, ये 2 साल का पूरा कार्यकाल हुआ है। हालांकि 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसके बाद में जो योगी सरकार का आज जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और जिसमें योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई है, प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया गया है। वहीं अगर प्रदेश की जो है कई उपलब्धियां हैं योगी सरकार ने बताया है। जिस तरह से जो प्रदेश में जो भू माफिया थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, उनकी कमर तोड़ अभियान में बड़ी सफलता जो है सरकार ने प्राप्त की है। वहीं अगर विपक्ष की बात कर लिया जाए शिवम, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो भी चीजों का पीछा काटा है वो सपा सरकार में जो है सपा सरकार का वो पीछा काट रही। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से काम किया, वो चाहे महिलाओं को लेकर देखा जाए, और वो चाहे जो माफिया है, भू माफिया है, वो चाहे आतिफ अहमद हो, चाहे जो बड़े माफिया, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। जी शिवम, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, पहले जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था 2017 से पहले, तो किस तरह से गुंडों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था, महिला असुरक्षा कितनी थी प्रदेश में। अब सिक्योरिटी लेवल जो है, महिला सशक्तिकरण, वो हाई हुआ है, उसका लेवल अप हुआ है। अब शाम को 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलने में डरती नहीं है। जब 17 से पहले ये स्थिति थी, नोएडा में, लखनऊ में, चाहे किसी भी बड़े शहर की बात कर लें, प्रयागराज, कानपुर, ये स्थिति वहां थी। लेकिन इस स्थिति में बदलाव आया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, माफियाओं के यहाँ एनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से जो उपलब्धियों की अगर बात कर लिया जाए, तो जो प्रदेश की जो महिलाएं थी 8 बजे के बाद 2017 से पहले की सरकार की अगर बात किया जाए, तो जो महिलाएं थी वो रात में घर से निकलने से डरती थी। लेकिन योगी सरकार जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए, तो कानून व्यवस्था जो है सबसे अच्छी चल रही है। और वही महिला सशक्तिकरण की अगर बात कर लिया जाए, तो आज महिला रात में 12 बजे के बाद भी अपने घर से निकल रही है और ऐसा कोई डर नहीं दिखाई दे रहा। और वहीं अगर माफियाओं की बात कर लिया जाए, तो वो चाहे आतिफ अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं के कमर तोड़ अभियान में भी सफलता पा रही है। लेकिन अगर विपक्ष की बात कर लिया जाए, तो विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो जो प्रदेश की जनता है वो भी योगी सरकार का कहीं ना कहीं जो है तो योगी सरकार की सराहना कर रही है। हमने देखा है चंदन, कई तरह की अवधारणाएं भी बदली हैं योगी आदित्यनाथ ने। जब कहा जाता था कि देखिए, जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा को उन्होंने रुख किया, सभाएं नोएडा में की चुनाव के लिए। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं चंदन, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में 6 साल का तक लगातार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। देखिए, अगर नोएडा की अगर शिवम बात किया जाए, तो जो योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी सरकार, वो नोएडा गए थे और नोएडा में जाके एक बड़ी जनसभा की। उसके बाद फुल फ्लैश, यानी जो विधानसभा सीटें थी, विधानसभा सीटों पर पूरी विधानसभा पर उन्होंने जीत दर्ज करके एक बार दोबारा से फिर जो है योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। और लगातार योगी सरकार काम को लेकर, अपने काम को लेकर सजग है। वो चाहे गड्ढों की बात कर ले जाए, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात कर ले जाए, चाहे गुंडे और माफियाओं की बात कर ले जाए, तो लगातार योगी सरकार अपने काम को लेकर जनता के सामने अपना काम रख रही है। और जो प्रदेश की जनता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।